यूं तो डकैतों की दुनिया में हमेशा मर्दों का सिक्का चलता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एक औरत ने पूरी घाटी को हिला दिया। उसका नाम था फूलन देवी, जिसका नाम सुनते ही चंबल की रेत भी थरथराने लगती थी। जहां से उसका गैंग गुजरता वहां सन्नाटा छा जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे छिपा लिए जाते और पूरे इलाके में ऐसा लगता जैसे किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। पर जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो ये कि फूलन ने ये रास्ता खुद नहीं चुना था, उसे हालातों ने इस अंधेरे में ढकेल दिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी शादी एक 45 साल के अधेड़ आदमी से कर दी गई। वो आदमी दिन रात उसका शोषण करता रहा। पति से जो जिल्लत मिली वो तो मिली ही, लेकिन जब उसने माँ बाप से आस लगाई तो उन्होंने भी कह दिया, मर जा, कुएं में कूद जा, हमें बदनाम मत कर। पर किस्मत के जख्म यहीं खत्म नहीं हुए। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसके अपने चाचा ने उसे डकैतों के हवाले कर दिया और उन डाकुओं ने भी उसे इंसान नहीं, एक खिलौना समझ लिया। लेकिन एक दिन वो टूटी हुई लड़की एक तूफान बनकर उठी। उसने सिर पर लाल चुंदरी बांधी, हाथ में बंदूक थामी और ठान लिया, अब जो जुल्म करेगा उसका हिसाब खुद देगी। जिस पति ने उसे रौंदा था उसे उसने बीच चौराहे पर मार डाला और जिस बिरादरी के लोगों ने उसकी इज्जत लूटी थी वो उसी गांव लौटी और जिन हाथों ने उसे छुआ था उन्हें गोलियों से उड़ा दिया। उस दिन फूलन देवी सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो बन गई बैंडिट क्वीन। किसी के लिए वो मसीहा थी, किसी के लिए कातिल। पर एक बात सब जानते थे, वो औरत थी जिसने अपने जुल्म का बदला खुद लिखा था। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा कपुरवा में हुआ था। वो एक गरीब दलित परिवार से थीं। उनके पिता देवी दीन मल्लाह मेहनती आदमी थे, लेकिन समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। फूलन के परिवार में 3 बहनें और एक भाई था। गरीबी इतनी गहरी थी कि उनका पूरा परिवार दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर चना, सूरजमुखी और बाजरा उगाकर किसी तरह गुजारा होता था। सब कुछ मुश्किल होते हुए भी चल रहा था, लेकिन जब फूलन के दादा का देहांत हुआ तब बर्बादी की असली शुरुआत हुई। उनके चाचा बिहारी लाल ने धोखे और जोर जबरदस्ती से फूलन के पिता की जमीन पर कब्जा कर लिया और यहीं से फूलन की जिंदगी में पहला विद्रोह जन्मा। सिर्फ 10 साल की छोटी बच्ची, लेकिन तेवर किसी बागी से कम नहीं। उसने अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ जाकर उस जमीन पर धरना दे दिया। चाचा से कहा, ये जमीन हमारे बाप की है, हमें लौटाओ। बिहारी लाल का बेटा मयादीन इस बात से आग बबूला हो गया। उसने 10 साल की फूलन को बेरहमी से पीटा, लात, घूंसे, यहां तक कि ईंट से भी मारा। लेकिन फूलन तब तक डटी रही जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ी। उस दिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही छोटी सी लड़की आगे चलकर चंबल की रानी बनेगी। उसके तेवरों की कीमत बहुत भारी पड़ी। परिवार ने फैसला किया कि इस लड़की को अब काबू करना जरूरी है और इसी सोच ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन की शादी एक 45 साल के अधेड़ आदमी पुत्ती लाल से कर दी गई। दहेज में बस एक गाय और एक साइकिल ली गई और फूलन को उस आदमी के हवाले कर दिया गया। पुत्ती लाल ने उसके साथ वही सलूक किया जो जानवरों से भी नहीं किया जाता। वो बच्ची थी, लेकिन उसके साथ पत्नी जैसा नहीं, शिकार जैसा व्यवहार हुआ। दिन रात अत्याचार, दर्द, मारपीट और शोषण। आखिरकार एक दिन फूलन ने तंग आकर ससुराल छोड़ दिया। वो भागकर मायके लौट आई, लेकिन वहां भी उसे अपनाने वाला कोई नहीं था। गांव में बातें होने लगीं कि छोटे में ही पति छोड़कर लौट आई है, परिवार पर कलंक है। उसकी मां ने गुस्से में कह दिया, किसी कुएं में कूद जा, हमें बदनाम मत कर। अब फूलन पूरी तरह अकेली थी और इसी बीच जमीन को लेकर उसका फिर से झगड़ा हुआ अपने चचेरे भाई से। इस बार फूलन ने चुप्पी नहीं साधी। उसने पत्थर उठाया और सीधे भाई के सिर पर दे मारा। नतीजा, उसे 1979 में जेल भेज दिया गया। सिर्फ 16 साल की उम्र और 1 महीने जेल की काल कोठरी में गुजारना पड़ा। वहां पुलिस ने भी उसके साथ बर्बरता की। उसका दर्द, उसका गुस्सा और गहरा होता चला गया। जब जेल से बाहर निकली तो मजबूरी में फिर ससुराल लौट आई, लेकिन अब वहां एक और औरत थी।
पुत्तीलाल ने दूसरी शादी कर ली थी। वो और उसकी नई बीवी दोनों ने फूलन की बेइज्जती की, उसे मारा और घर से निकाल दिया। थक हार कर वो फिर से मायके लौटी, लेकिन अब घर भी उसका नहीं रहा था। माँ बाप चुप थे और चाचा तो बस मौके की तलाश में था। एक दिन उसी चाचा ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। फूलन को खत्म करने का नहीं, बल्कि डकैतों को सौंपने का। एक रात बंदूकों से लैस डकैतों का झुंड घर पहुंचा। फूलन भागने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़ लिया। भाई की जान बचाने के लिए फूलन को खुद उनके हवाले होना पड़ा। अब सिर्फ 16 साल की फूलन डकैतों के कब्जे में थी। उस गिरोह का सरदार था बाबू गुर्जर, जो पहली ही नजर में फूलन पर मोहित हो गया था। लेकिन उसका प्यार नहीं, दरअसल वो एक दरिंदा था। उसने फूलन को गुलाम बना लिया और जब तब उसका शोषण करता रहा। उसी गैंग में एक और आदमी था, विक्रम मल्लाह। वो उसी जाति से था जिससे फूलन आती थी। विक्रम को फूलन की कहानी पता थी और वो देख नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विक्रम ने अपने सरदार बाबू गुर्जर से कहा, फूलन पर हाथ मत उठाओ। लेकिन जब वो नहीं माना तो एक दिन विक्रम ने खुद बंदूक उठाई और अपने सरदार बाबू गुर्जर को गोली मार दी। उस दिन से विक्रम मल्लाह बन गया नया सरदार और फूलन देवी की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। विक्रम ने फूलन को सिर्फ राइफल चलाना ही नहीं सिखाया था, बल्कि अमीरों के घरों पर धावा बोलना, पुलिस की रेड से बच निकलना और दुश्मनों को चकमा देने की पूरी कला सिखाई थी। अब फूलन की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उसने माथे पर लाल पटका बांधा, हाथों में हथियार थामे, अपने डर और दर्द दोनों को पीछे छोड़ दिया। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। अब वो फूलन नहीं, बल्कि फूलन देवी बन चुकी थी। विक्रम के साथ उनका रिश्ता सिर्फ साथीपन तक नहीं रहा, वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। विक्रम की वजह से फूलन का रुतबा गैंग में बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर 1 साल के भीतर कई बड़ी डकैतियां की। देवरिया, कानपुर और आई, हर जगह पुलिस उनके पीछे थी, पर वो हर बार उनकी पकड़ से दूर निकल जाते थे। फूलन अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटती थी। इस वजह से निचले तबके के लोगों के बीच वो दस्यू सुंदरी के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन फूलन के दिल में एक और आग जल रही थी, अपने पति से बदला लेने की आग। एक दिन उसने उसके गांव में दिन दहाड़े हमला कर दिया, सबके सामने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और फिर पूरे गांव के सामने कहा, आज से कोई भी बूढ़ा आदमी किसी नाबालिग लड़की से शादी करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। इस एक बयान ने पूरे इलाके को हिला दिया। साल 1980 का समय था। विक्रम मल्लाह का गैंग अब चर्चाओं में था और फूलन देवी का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा था। लेकिन तभी पुरानी आग फिर सुलग उठी। गैंग के पुराने डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से छूटकर वापस आए। वो दोनों ठाकुर थे और उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब गैंग का सरदार एक मल्लाह हो, और वो भी एक औरत के साथ। उन्होंने गैंग में जाति के नाम पर दरार डाल दी। धीरे धीरे उन्होंने सबको अपने पाले में कर लिया और एक रात विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। विक्रम के मरते ही फूलन की दुनिया उजड़ गई। श्री राम सिंह ने मौके का फायदा उठाया, फूलन को अगवा कर लिया और उसे बेहमाही गांव ले जाया गया। वहां जो हुआ वो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। फूलन के साथ दिन रात अत्याचार हुआ। गांव के सामने उसकी अस्मिता रौंदी गई। 3 हफ्तों तक वो नर्क में जीती रही। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। विक्रम के पुराने साथी मान सिंह कुछ लोगों के साथ पहुंचे और फूलन को उस नर्क से आज़ाद करवा लिया। वो लौटी, लेकिन इस बार पहले वाली फूलन नहीं थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। मान सिंह के साथ मिलकर उसने नया गैंग बनाया। शुरुआत में छिपकर काम किया, पर जैसे जैसे ताकत बढ़ी वो खुलकर सामने आई। अब फूलन का गैंग अमीर ठाकुरों को लूटता और उस पैसे से हथियार खरीदता। कई बार वो पुलिस की वर्दी पहनकर निकलते, जिससे लोग धोखा खा जाते और डकैती बिना आवाज किए हो जाती। धीरे धीरे पूरा चंबल इलाका फूलन देवी के नाम से कांपने लगा। ठाकुरों और मल्लाहों के बीच खूनी टकराव शुरू हो गया था। फूलन जानती थी उसका असली बदला अभी बाकी है, उन लोगों से जिन्होंने उसकी इज्जत को रौंदा था। एक दिन फूलन को खबर मिली, बेहमही गांव में एक ठाकुर की बारात आई है। वहीं पर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी मौजूद हैं। ये सुनते ही फूलन की आंखों में वही पुराना दर्द ताज़ा हो उठा। वही गांव, वही जगह जहां उसकी इज्जत को रौंदा गया था। वो जानती थी ये वक्त है अपना बदला लेने का।
14 फरवरी 1981 फूलन देवी ने अपने गैंग के साथ बेमही गांव को चारों ओर से घेर लिया। गांव में उस वक्त ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था। किसी को भी ज़रा सा अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये जश्न खून और गोलियों की आवाज़ में बदल जाएगा। फूलन हथियारों से लैस अपनी टोली के साथ पहुंची। उसने घर में घुसते ही जोर से चिल्लाया, कहाँ है श्री राम सिंह और लाला राम सिंह? भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन दोनों कहीं नहीं थे। शायद उन्हें पहले ही पता चल गया था कि फूलन लौट रही है। वो भाग चुके थे। ये बात सुनकर फूलन के चेहरे पर गुस्से की आग जल उठी। उसने आदेश दिया, हर घर की तलाशी लो और कीमती चीजें उठा लो। कुछ ही देर में पूरा गांव खामोश हो गया। फिर फूलन ने वहां मौजूद मर्दों को ललकारा, सब लाइन में खड़े हो जाओ। 20 लोग डर से कांपते हुए एक कतार में खड़े हो गए और अगले ही पल फूलन ने बिना कुछ कहे अपने साथियों को इशारा किया, फायर। चारों तरफ गोलियों की गूंज फैल गई। गांव की औरतें चिल्ला उठीं, बच्चे रोने लगे और जमीन पर सिर्फ सन्नाटा बचा। जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ 20 लाशें थीं। औरतों की चीखें और बच्चों का विलाप था। फूलन और उसका गैंग वहां से गायब हो चुका था। यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई। हर अखबार, हर रेडियो स्टेशन पर एक ही नाम था, फूलन देवी। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि महज 18 साल की एक लड़की 20 मर्दों को गोलियों से उड़ा सकती है। मीडिया ने उसे नया नाम दिया, बैंडिट क्वीन। लेकिन इस कांड का असर बहुत बड़ा था। मारे गए 20 में से 17 ठाकुर जाति के थे। गुस्से में आकर ठाकुरों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक फूलन की गिरफ्तारी की मांग पहुंचाई। मामला इतना बढ़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा। फूलन का नाम अब सिर्फ चंबल तक सीमित नहीं था, वो अब पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन चुकी थी। किसी के लिए वो मसीहा थी तो किसी के लिए खौफ की वजह। जिस बहमई गांव में उसने 20 लोगों को मारा था, वहीं आज भी एक स्मारक खड़ा है जो उस रात की याद दिलाता है जब एक औरत के दर्द ने पूरा गांव हिला दिया था। अब फूलन की तलाश में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की पुलिस लग गई। हर दिन चंबल के बीहड़ों में दबिश पड़ने लगी, पर फूलन हर बार उनकी पकड़ से दूर निकल जाती। उसका गैंग पुलिस जैसी खाकी वर्दी पहनता, स्टार लगाता और फिर पुलिस पर ही हमला बोल देता। कई बार असली और नकली पुलिस में फर्क ही नहीं रह जाता था। लेकिन धीरे धीरे पुलिस का घेरा तंग होने लगा। फूलन के कई साथी मारे गए, कुछ पकड़े गए और कई बार तो खुद फूलन बाल बाल गिरफ्तारी से बची। 2 साल तक ये लुका छिपी चलती रही। पुलिस जब उसे नहीं पकड़ पाई तो उसके घर वालों पर अत्याचार शुरू हो गया। यहां तक कि उसकी मां को 5 महीने तक जेल में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि फूलन आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन फूलन चंबल के बीहड़ों में छिपी रही। दुनिया के लिए अब वो बन चुकी थी भारत की मोस्ट वांटेड वुमन। उसके सिर पर सरकार ने 10,000 का इनाम रख दिया था। अब पूरे देश में एक ही सवाल था, क्या फूलन देवी कभी सरेंडर करेगी? चंबल के बीहड़ों में उस वक्त 2 नाम सबसे ज्यादा गूंजते थे, मलखान सिंह और फूलन देवी। मलखान सिंह का नाम सुनते ही पुलिस थर्रा जाती थी। उस पर डकैती, अपहरण और कत्ल जैसे 94 केस दर्ज थे। लेकिन जून 1982 में जब पुलिस का दबाव हद से बढ़ गया तो उसने हथियार डालने का फैसला किया। मलखान की सरेंडर की तस्वीरें अखबारों में छपी, टीवी चैनलों पर उसके नाम की चर्चा हुई और तभी सरकार की नजर गई, अब बारी है फूलन देवी की। फूलन को सरेंडर कराने की जिम्मेदारी दी गई मध्य प्रदेश पुलिस के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को। वो वही अफसर थे जिन्होंने मलखान को सरेंडर कराया था। सबसे पहले राजेंद्र ने मलखान से कहा, हमें फूलन से मिलवाओ। लेकिन मलखान ने साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि एक और डकैत उसकी तरह मशहूर हो जाए। इसलिए राजेंद्र ने खुद जाने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1982 की ठंडी रात राजेंद्र एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर चंबल की ओर निकल पड़े। घंटों चलने के बाद वो एक बीहड़ गांव पहुंचे, जहां फूलन का सबसे भरोसेमंद साथी मानसिंह मल्ला उनसे मिला। मानसिंह ने कहा, चलो
तुम्हें माई से मिलवाते हैं। कुछ ही देर बाद राजेंद्र फूलन देवी के सामने थे। फूलन ने खुद उनके लिए चाय बनाई। एक डाकू जो कभी पुलिस पर गोली चलाती थी, आज उसी पुलिस अफसर के लिए चाय बना रही थी। राजेंद्र ने फूलन को उनके परिवार की तस्वीरें दिखाई और बहन मुन्नी की आवाज सुनाई। फूलन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम चाहते क्या हो? राजेंद्र ने धीरे से कहा, हम तुम्हारा आत्मसमर्पण चाहते हैं। यह सुनते ही फूलन भड़क उठी। उसकी आंखों में वही पुरानी आग जल उठी। वो चिल्लाई, तुम्हारे कहने पर मैं सरेंडर कर दूं? मैं फूलन देवी हूं, अगर चाहूं तो अभी तुम्हें गोली से उड़ा दूं। वातावरण में तनाव फैल गया, लेकिन मान सिंह ने बीच में आकर हालात संभाले। थोड़ी देर बाद फूलन ने पूछा, गारंटी क्या है कि सरेंडर करते ही तुम मुझे नहीं मारोगे? राजेंद्र ने जवाब दिया, मुझ पर भरोसा करो, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने भेजा है। राजेंद्र की बातों से फूलन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसने साफ कहा, मैं सरेंडर करूंगी, लेकिन मेरी शर्तों पर। पहली शर्त, उसके और मान सिंह के परिवार को सुरक्षित उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। उसे डर था कि बहमाई कांड के बाद ठाकुर उसे और उसके परिवार को मार देंगे। दूसरी शर्त, उसके परिवार को कुछ जमीन दी जाए और उसके भाई को सरकारी नौकरी मिले। तीसरी शर्त, सरेंडर के बाद उसे ए ग्रेड जेल में रखा जाए। चौथी शर्त, उसके किसी साथी को फांसी की सजा न दी जाए। और आखिरी शर्त, सरेंडर वाले दिन मंच पर महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीरें हों और वो अपने हथियार उनके सामने रखेगी। सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने फूलन की सारी शर्तें मान ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब एमपी पुलिस फूलन के परिवार को उत्तर प्रदेश से लाने लगी, तो यूपी पुलिस भड़क उठी। दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। यहां तक कि गोलीबारी तक हो गई। एक मध्यस्थ व्यक्ति को गोली भी लग गई। यह सुनकर फूलन फिर भड़क उठी। अगर सरकारें ही लड़ रही हैं तो मैं किस पर भरोसा करूं? उसने सरेंडर का फैसला वापस ले लिया। हालात बिगड़ते देख राजेंद्र चतुर्वेदी ने आखिरी कोशिश की। इस बार वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर फूलन के पास पहुंचे। उन्होंने बच्चे को फूलन की गोद में रखकर कहा, अगर भरोसा नहीं है तो इस बच्चे को जमानत के तौर पर रख लो। फूलन की आंखें भर आईं। उसके भीतर की इंसानियत जाग उठी। वो बोली, अब भरोसा है। भिंड जिले का मैदान, करीब 8000 लोग जमा थे। हर किसी को इंतजार था कि देखें फूलन देवी कैसी दिखती है। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह मंच पर खड़े थे। मीडिया के कैमरे चारों तरफ से क्लिक कर रहे थे। फूलन ने लाल दुपट्टा माथे पर बांधा, राइफल हाथ में थी। जैसे ही उसने देखा कि एक फोटोग्राफर बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच रहा है, उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मैदान खामोश हो गया। फूलन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। लोगों की आंखें सिर्फ उसी पर थीं। वो पहुंची, अपनी बंदूक को माथे से लगाया और अर्जुन सिंह के पैरों में रख दी। फिर एक माला मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाई, दूसरी मुख्यमंत्री के गले में डाली। यही वो पल था जब बैंडिट क्वीन फूलन देवी फिर से इंसान फूलन देवी बन गई। सरेंडर के वक्त फूलन पर 48 केस दर्ज थे। हत्या, अपहरण, डकैती। सरकार ने वादा किया था कि उसे सिर्फ 8 साल जेल में रहना होगा, लेकिन हकीकत में वो 11 साल तक मध्य प्रदेश की जेल में बंद रही। वहीं उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। टीबी और पेट में ट्यूमर। इलाज के दौरान बिना पूछे उसका स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया। वो अब कभी मां नहीं बन सकती थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी सजा थी, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि 1994 का साल उनकी जिंदगी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उस समय देश की पॉलिटिक्स काफी जोरों पर थी। मंडल और कमंडल की राजनीति ने पूरे देश को बांट रखा था। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सबको चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए। और इसी फैसले के बाद फूलन देवी एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी, बिना किसी बंधन, बिना किसी डर के। मुलायम सिंह यादव यहीं नहीं रुके।
फूलन देवी के नाम और फेम का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड वर्ग का वोट पाने के लिए उन्होंने उन्हें राजनीति में उतार दिया। उसी साल फूलन देवी के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इस फिल्म को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर ने बनाया था, जिन्होंने फूलन देवी की जिंदगी के हर दर्द और विद्रोह को बड़े पर्दे पर उतार दिया था। लेकिन ये फिल्म फूलन देवी की बिना अनुमति के बनाई गई थी। न उन्हें इसकी कहानी दिखाई गई, न उनसे कोई इजाजत ली गई। सब कुछ उनकी जानकारी के बिना हुआ। इस फिल्म के कई सीन फूलन देवी के लिए बेहद तकलीफदेह थे। इन्हीं दृश्यों को लेकर उन्होंने काफी विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि बैंडिट क्वीन को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अखबारों से लेकर संसद तक इस पर बहस छिड़ गई थी। इसके बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी को एक नई सिरे से शुरू करने का फैसला किया, पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर नए मकसद के साथ आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने उमेद सिंह नाम के एक सज्जन व्यक्ति से शादी कर ली, जो खुद भी सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए थे और फूलन के संघर्ष को समझते थे। शादी के बाद दोनों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और एक सादा शांतिपूर्ण जिंदगी जीने लगे, जहां पहली बार फूलन देवी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान दिखी। अब फूलन देवी को जेल से रिहा हुए करीब 2 साल हो चुके थे और साल 1996 में देश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव में उतार दिया। इस फैसले को लेकर काफी हल्ला मच गया। लोग कहने लगे कि एक डाकू अब देश की संसद में बैठेगी। भले ही विरोध जारी था, लेकिन ये फूलन देवी पर लोगों का भरोसा ही था कि उन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की। जो कभी अपने अधिकारों के लिए हथियार उठा चुकी थी, अब वही फूलन देवी संसद में अपने लोगों की आवाज उठा रही थी। मल्लाह कम्युनिटी खुश थी। उन्हें लगा जैसे पहली बार उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंची है। अपनी सांसद अवधि में फूलन देवी ने महिलाओं को अधिकार दिलाने और गरीबों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अहम प्रयास किए। हालांकि साल 1998 में उन्हें बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले ही साल 1999 के दोबारा हुए चुनाव में फूलन देवी ने एक बार फिर शानदार वापसी की और दोबारा जीत हासिल की। उस वक्त फूलन देवी लगातार 4 सालों से सांसद थीं। उन्हें दिल्ली के अशोका रोड पर रहने के लिए सरकारी बंगला मिला हुआ था। धीरे धीरे वो विमेन एम्पावरमेंट की पहचान बन चुकी थीं। एक ऐसी औरत जो समाज के हर बंधन को तोड़कर आगे बढ़ी थी। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके दुश्मनों को रास नहीं आ रही थी। और फिर आया 25 जुलाई 2001 का वो दिन। 25 जुलाई 2001 दोपहर करीब 1:30 का वक्त था। फूलन देवी नई दिल्ली के 44 अशोका रोड स्थित अपने घर के बाहर खड़ी थीं। तभी घात लगाए बैठे 3 हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें कुल 9 गोलियां लगीं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ीं, लहूलुहान, बेहोश और बेबस। तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सन्नाटा जिसने पूरे देश को हिला दिया।